ओके ठीक है। नो मैम। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सब लोग को प्रैक्टिस का काफी आइडिया होगा, ठीक, सारे यहाँ पर प्रैक्टिसिंग है किसी की अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन एग्जाम का पैटर्न पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, सेक्शन बेस्ड होगा। आपको कितनी अच्छी नॉलेज है, बैराक पर आपकी कितनी कमांड है, कॉन्सेप्ट पर कितनी क्लैरिटी है आपकी। अब सतनाम जी का आज फर्स्ट क्लास है तो इनका माइक नहीं ऑन है, आप किसी ग्रुप में लिख दीजिए जरा, आप लोग ग्रुप में है ना, क्लास ग्रुप, या ऐसी चैट में लिख दीजिए भाई सतनाम जी अपना माइक ऑन कर ले, वरना इनको समझ नहीं आएगा कुछ भी, क्लास में इनकी फर्स्ट क्लास है ना। तो आपकी बैराक पर कमांड, ठीक, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक, यही होता है किसी भी पीटी, किसी भी स्टेट का पीटी, आपको किसी भी एग्जाम का पीटी निकालना है तो आपका कमांड ऐसे ही बनेगा कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने ज्यादा देखे, आपको आइडिया लगे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यहाँ तो हम आपको बता रहे हैं, जितना हम बताएंगे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, आगे से कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको एनालाइज किया हुआ है, आपको उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ आप देख सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं कि नहीं। अब कल हम लोगों ने, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज और ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ओके, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, सीरियसली मैंने कभी भी कोर्ट मैंने देखा ही नहीं है, मैंने लॉ पास करके सीधी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फिर मैंने मतलब केवल प्रिपरेशन ही की है, मैंने कभी कोर्ट मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं है। और प्रैक्टिस मुझे करनी है एचजेएस के लिए, वो मैं लास्ट में करूंगी 34 के आसपास, 33 34 में, लेकिन थ्योरेटिकल है, जैसे आपके पीटी में क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मेंस में आएंगे। हाँ एचजेएस के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, वो आप सब कोर्ट में जाते ही हो, वो आप लोग को अपने आप से होगा, है ना। तो हम लोगों ने कल सेक्शन कहाँ तक देख लिया था, 52 तक कवर कर लिया था ना, सेक्शन 52 कंप्लीट कर लिया था। 52। ओके ओके ठीक है। अभी आज से हम लोग को देखना है, हम लोग पहले जनरल एक्सेप्शंस देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेक्शन 53 पनिशमेंट वगैरह पे आएंगे। ओके क्लियर है, बहुत क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ से बनते हैं जनरल एक्सेप्शन से। सेक्शन 76 निकाल लीजिए जरा, सेक्शन 76 चैप्टर 4। ओके देखिए, यहां से क्वेश्चन दो तरीके का बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड आते हैं। तो सेक्शन 76 से लेके 106 तक जितने भी इलस्ट्रेशन बैराक्ट में दिए हैं, आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैं क्लास में सारे करवा दूंगी, लेकिन आप उसको बार बार पढ़े क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। सेक्शन 92 के इलस्ट्रेशन में 87, 88, 89 और 92 में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप जितनी बार उनको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आप उतने ही ज्यादा क्लियर रहोगे। पहला सेक्शन है सेक्शन 76, ये देखो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 के हैं, पहले तो उनके बारे में समझ लीजिए। ये जितनी भी परिस्थितियां बताएंगे सेक्शन 76 में, जो भी सर्कमस्टांसेस बताई गई होंगी, जैसे कोई अक्यूज्ड है, फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर ए है, इनके ऊपर चार्ज लगाए कि इन्होंने मिस्टर बी की डेथ कॉज कर दी, इन्होंने जानबूझकर मार दिया, ये डॉक्टर थे मार दिया, इन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, इन्होंने खेल खेल में मार दिया, इन्होंने जहर दे दिया, कुछ भी हो, मिस्टर ए के ऊपर चार्ज लगा है मिस्टर बी को मारने का। सेक्शन 76 से लेकर 106 तक ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिनका बेनिफिट कोई अक्यूज ले सकता है। अगर अक्यूज्ड एट द टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल, इफ द अक्यूज्ड प्रूव्स दैट, okay, the burden of proof will always lies upon the accused. If accused prove that yes I have committed that offense, yes मैंने, मुझसे ये मर्डर हुआ है, मुझसे ये डेथ हुई है, मर्डर नहीं, मुझसे ये डेथ हुई है, बट मुझसे ये जो एक्ट हो गया है, ये एक्ट इन परिस्थितियों की वजह से हुआ। ओके, दैट पर्सन मे बी बाउंड बाय लॉ, हो सकता है इसके ऊपर कमांड मिली हो लॉ की, दैट पर्सन मे बी बाउंड बाय लॉ, दैट पर्सन मे बी अनसाउंड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट एक्ट। मैं, वो व्यक्ति पागल था, उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, उससे किसी की मृत्यु हो सकती है। दैट पर्सन मे बी अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, जिस बच्चे ने चाकू मार के किसी की जान ले ली, हत्या तो की ना, लेकिन जिस समय उसने की उस समय उसकी उम्र 7 से कम थी। ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो जनरल एक्सेप्शन है इनका ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा आपको पढ़ना है सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ कनेक्ट करके। जिस मोमेंट किसी के ऊपर ये चार्ज लगता है, प्रोसिक्यूशन को प्रूफ, जैसे ही चार्ज लग गया मिस्टर ए के ऊपर कि मिस्टर ए ने बी की डेथ कॉज की है, बताइए प्राइमरी बर्डन किसके ऊपर होता है प्रूफ करने का?
कि ए ने डेथ कॉज की है? कौन प्रूव करेगा? प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा। ओके, द मोमेंट प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी को प्रूव कर लेगा, नाउ द बर्डन विल शिफ्ट अपॉन द अक्यूज्ड, है ना? अक्यूज पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि 105 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो कहता है कि कोर्ट ऐसी कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांस को मानकर नहीं चलेगी। कोर्ट बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि तुम पागल थे, कोर्ट बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि तुम इंटॉक्सिकेटेड थे, कोर्ट बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि ये काम एक्सीडेंटल हुआ है। अगर अक्यूज ये बेनिफिट लेना चाहता है तो अक्यूज को ये बात साबित करनी पड़ेगी। ये आप लोग को क्लियर है? हम लोग चलें बेयर प्रोविजन पे अब। ओके, तो पहला है सेक्शन 76 एंड सॉरी, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, अंडरलाइन करते जाइएगा जो जो कीवर्ड्स बताएं आपको। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। देखिए इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक्ट ऐसे व्यक्ति ने किया है जो या तो इनफैक्ट एक्चुअली दैट पर्सन इज बाउंड बाय लॉ, साफ साफ लिखा है पर्सन बाउंड, या तो वास्तविक रूप में रियलिटी में दैट पर्सन इज बाउंड बाय लॉ, और मे बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसको तथ्य की भूल हो गई है, उसको ऐसा लगा कि ही इज बाउंड बाय लॉ बट ही इज नॉट। Okay, so if act done by person bound or by mistake of fact believing himself bound by law, okay, ये सेक्शन 76 कह रहा है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति ने nothing is an offense, इसको अंडरलाइन करिए। nothing is an offense, it means section 76 gives complete defense। हम मान लेंगे ऑफेंस ही नहीं हुआ, nothing is an offense, हम ये नहीं कह रहे पनिशमेंट कम होगा, हम कह रहे हैं nothing is an offense means कोर्ट उसको मानेगी कि ऑफेंस ही नहीं किया, which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact, not by reason of mistake of law in good faith। अंडरलाइन करिए, पहले आपने लिखा नथिंग इज एन ऑफेंस, अब नेक्स्ट अंडरलाइन करिए अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ, इन दोनों को अंडरलाइन करिए। क्वेश्चन यहां से बनेगा आपके एडजेस में, मतलब जो व्यक्ति 76 का डिफेंस लेना चाहता है वो ये प्रूव करे कि मुझसे तथ्य की भूल हुई, वो ये ना प्रूव करे कि मैं कानून की जानकारी नहीं थी मुझे। मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। आप लिख लो कहीं, यहां से क्वेश्चन बनता है, इग्नोरेंसिया है ना, ignorance of fact is excusable but the ignorance of law is not excusable। ये सेक्शन 76 से कनेक्टेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ignorance of fact is excusable rather the ignorance of law is not। नेक्स्ट अंडरलाइन करिए इन गुड फेथ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन गुड फेथ जो भी अक्यूज 76 का बेनिफिट लेना चाहेगा उसको कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि आई हैव एक्टेड विद ड्यू केयर एंड कॉशन। बताइए गुड फेथ कहाँ डिफाइन है? 52 में। इट मींस कि जब वो सेक्शन 76 का बेनिफिट लेना चाहेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम गुड फेथ में, मतलब प्रॉपर केयर कॉशन के साथ किया, मैं लापरवाह नहीं था, मैंने प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ किया, स्टिल ये एक्ट से हो गया। बिलीव्स हिमसेल्फ इन गुड फेथ, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। वो गुड फेथ में आपको ऐसा बिलीव करता है कि वो ऐसा के लिए बाउंड है। ओके, तो हमारे ये सेक्शन 76 के कीवर्ड आपको समझ आ गए? ओके, चलिए अब देखिए इसको, नेक्स्ट देखिए, देख रही हूँ मेरा पेन टैब काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका जो इलस्ट्रेशन बताना है, बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। देखो इसका जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है सेक्शन 76 का, a soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the command of the law, A has committed no offense। यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, ये जो एक सोल्जर है इसने क्या किया है, ये मॉब, यहाँ पर एक जो भीड़ है इतने लोगों की, ओके, इतने लोगों की भीड़ है, फायर्स ऑन अ मॉब बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर। अब इसका कोई सुपीरियर ऑफिसर था मिस्टर ए का, सुपीरियर ऑफिसर जिनके ऊपर मिस्टर ए ने अटैक किया, सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर, सुपीरियर ऑफिसर मींस कमांड ऑफ लॉ है, लॉ की कमांड है इनके ऊपर, इस कमांड में मतलब दैट पर्सन इज बाउंड बाय लॉ, नाउ मिस्टर ए इज बाउंड बाय लॉ, क्योंकि इनके ऊपर सुपीरियर ऑफिसर का कमांड है। जब आपका कोई सुपीरियर ऑफिसर आपको कमांड देगा मींस यू आर बाउंड बाय लॉ इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। देखो पीटी के लिए तो ठीक है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके मेंस में आ जाए, एक सेकंड होल्ड करिएगा,
लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके मेंस में या इंटरव्यू में एचजीएस में पूछने लगे ना, आप डायरेक्ट आंसर नहीं दोगे। ठीक है, आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यस, ए विल गेट द डिफेंस। ओके, ए विल गेट डिफेंस कहां पर? अंडर सेक्शन 76, प्रोवाइडेड दैट ए क्या प्रूफ करे कि ए ने ये एक्ट कैसे किया हो, गुड फेथ में किया हो। इस इलस्ट्रेशन में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, मेंस में आपको लिखना पड़ेगा कि इन्होंने ये काम गुड फेथ में किया हो। तो क्योंकि मिस्टर ए इज बाउंड बाय लॉ, क्लियर है ना सबको? यहाँ पर ये बाउंड बाय लॉ है, कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट में नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, ही इज बाउंड बाय लॉ एंड ही एक्टेड इन गुड फेथ, देन डेफिनेटली ही विल गेट द कंप्लीट डिफेंस। इलस्ट्रेशन 2, ये इलस्ट्रेशन 2 है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर ए है, ये कोई ऑफिसर है, इनको कोर्ट से मिला हुआ है सम्मन, अरेस्ट वारंट की, जाओ आप जाके ना, कौन है मिस्टर बाय को आपको अरेस्ट करना है। अब ये पुलिस ऑफिसर नहीं जानता भाई, उस गांव में कभी नहीं गया, ये पुलिस ऑफिसर जाता है उस गांव में, यहाँ पर वाई और जेड एक साथ खड़े होते हैं, जिस घर का एड्रेस दिया है उस घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वाई और जेड को वो पर्सनली तो नहीं जानता। इसने किसी मिस्टर एक्स से पूछा कि भैया इन दोनों में वाई कौन है। मिस्टर एक्स की कुछ दुश्मनी थी मिस्टर जेड से, इन्होंने कहा इनको ही ले जा पुलिस पकड़ के, और एक्स ने जेड को ऐसा बता दिया कि यही वाई है। और पुलिस अब क्या है, ये जो पुलिस ऑफिसर है अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताइए जेड को बाय समझ के अरेस्ट कर लेता है। क्लियर है ना सबको? तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक्चुअली जो इसने अरेस्ट किया जेड क्या किया, आर्टिकल 21 वॉयलेट हुआ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो मिस्टर ए ने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया, प्रॉपर केयर कॉशन के साथ किया था, और इन्होंने अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया। तो बताइए ये पुलिस ऑफिसर 76 में डिफेंस पालेगा कि नहीं पालेगा? पालेगा ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ गया। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 76 हो गया। आप थोड़ा स्पीड रखिएगा, ओके, क्योंकि वरना इसमें लेट हो जाएगा। क्रैश कोर्स है ना, हमें एक हफ्ते में खत्म करना है। तो 76 हो गया। अब नाउ आइए सेक्शन 77 पे, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। देखो कई बार जजेस है ना, आप लोग जजेस बनोगे, हम लोग सब जजेस की जज बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कभी जज बन जाओगे जज बनने के बाद आपने प्रॉपर केयर कॉशन के साथ काम किया, हाँ, तभी भी आपने कुछ खुद को सही समझते हुए, देखो आप जजमेंट जो भी दोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, जो भी आपके सामने एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगी बोथ दी पार्टीज, दोनों पार्टीज के एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद ही आप दोगे। तो अगर आपने एविडेंसेस को समझने के बाद सही समझकर कोई जजमेंट दिया और बाद में वो गलत हुआ, इसको देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज। इसको ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए, ये जज के लिए डिफेंस मिली हुई है। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in exercise of any power which is or is which in good faith he believes to be given him by law. ये कह रहा है आपने अगर किसी जज ने कोई एक्ट किया जो बाद में हो सकता है वो एक ऑफेंस की तरह आ गया, ओके, आप तो काम करोगे फैक्ट एंड सर्कमस्टांस और एविडेंस के बेसिस पर। अगर आपको ये प्रूव बहुत करना जरूरी है कि वो जज ने काम गुड फेथ में किया हो, बस अगर आप गुड फेथ में कर रहे हो मतलब जज उस टाइम कोई मेंस रिया रखे हुए नहीं था, उसने गुड फेथ में काम किया, एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए, स्टिल अगर कोई एक्ट होगा देन दैट जज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही मे गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 77, ओके, इसको ध्यान रखना। नाउ सेक्शन 78 यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 76 और 77 में गुड फेथ आपके कीवर्ड्स हैं, भूलिएगा नहीं इनको। पीटी में ऑप्शन में देखिएगा गुड फेथ, जिसमें आपको वही टिक करना है। सेक्शन 78 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है एक्ट परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। देखो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया फांसी की सजा होती है ना, जब डेथ सेंटेंस दिया जाता है, और कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन जब डेथ सेंटेंस देगी तो बताइए कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का, कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का जो कहता है कि कंफर्मेशन होगी कंसर्न हाई कोर्ट की? जल्दी बताइए। 362 362 नहीं ये तो नहीं है, 366 mm 366 है, ओके। yes ma'am जब भी कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस देगा उसका कंफर्मेशन कंसर्न हाई कोर्ट से आने के बाद ही वो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा। जब तक कंसर्न हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर देगी कि हाँ इनका डेथ सेंटेंस ठीक है, ओके है, तब तक उसका एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस दिया, हाई कोर्ट से हो गया वो, और जल्लाद ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। इसको देखिए, nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court of justice if done
will such judgment or order remains in force is an offense, notwithstanding the court may have not jurisdiction to pass such judgment or order, provided one person doing an act in good faith believes that court had such jurisdiction. देखो इसको अंडरलाइन करिए कुछ चीजें, पहले तो इसमें भी कंप्लीट डिफेंस मिलेगी। सेक्शन 78 में वो मैटर आते हैं कौन से which is warranted by the judgment or order of the court of justice। किसी व्यक्ति ने वो काम किया है जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब कोर्ट का जजमेंट और कोर्ट के ऑर्डर में वो था, जैसे सिविल का मामला हो गया, एग्जीक्यूशन का था, वर्स्ट केस में हम सोच लें कि डेथ सेंटेंस का था, ओके, कि कोर्ट ने जजमेंट में दिया कि भाई डेथ सेंटेंस इस डेट को एग्जीक्यूट होना है और वो कंफर्म भी हो गया। इफ डन विल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स, वो इन फोर्स था, ऐसा नहीं है कि सेट असाइड हो गया था ऊपर से, इज एन ऑफेंस notwithstanding the court may have had no jurisdiction। इसको अंडरलाइन करिए। कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, सामने वाले ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि दैट पर्सन वाज बाउंड टू एग्जीक्यूट द जजमेंट, है ना भाई, वो उसको पूरा करने के लिए बाउंड था। अब बाद में पता चला कि कोर्ट को उस मैटर पर जुरिस्डिक्शन नहीं था, हैड नो जुरिस्डिक्शन टू पास अ जजमेंट, कोर्ट को ऐसा जजमेंट पास करने का कोई क्षेत्राधिकार था ही नहीं, कोई जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, और ऑर्डर provided the person doing the act in good faith, लेकिन उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई उसने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया, बिलीव दैट कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन। देखो कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया, ओके, उस डेथ सेंटेंस को कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन होते हैं जो फांसी पे चढ़ाते हैं, जल्लाद ना, जल्लाद ने उसको फांसी पे लटका दिया। बाद में पता चला ओ ये तो मैटर इस कोर्ट का था ही नहीं, ये तो कोर्ट को जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, अब लाइबिलिटी किसकी बनेगी, कोर्ट जज साहब किस में डिफेंस पा जाएंगे, सेक्शन 76 में पा जाएंगे, अगर उन्होंने गुड फेथ में प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ ये समझते हुए डेथ पनिशमेंट दिया कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन था, ओके, जज साहब को 77 में डिफेंस मिलेगा, जल्लाद को कहां मिलेगा, जल्लाद को मिलेगा सेक्शन 78 में। क्यों? क्योंकि उसने वो एक्ट किया जो करने के लिए कोर्ट का जजमेंट था, कोर्ट का ऑर्डर था, ओके, और उसने, माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग, उसने ये काम गुड फेथ में किया, उसने ये काम कैसे किया है, कुछ पूछना होगा तो ऑन कर लीजिएगा, और उसने ये काम गुड फेथ में किया, ठीक है, उसका अपनी तरफ से कोई बैड इंटेंशन नहीं था, ना तो जज का कोई बैड इंटेंशन था, सभी ने प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ किया, बट बाय मिस्टेक कुछ ऐसे फैक्ट समझ में आते हैं और ये चीज सामने आ जाती है तो सॉरी तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको सेक्शन 78 में डिफेंस मिल जाएगा। क्लियर है सबको? इनके कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कीवर्ड जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें एक्ट है, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, आपका एक्ट जजमेंट के बाद का होना चाहिए, ओके, और आपने वो काम गुड फेथ में किया होना चाहिए। खूब आता है जल्लाद वाला एग्जाम्पल। अब अगर पीटी में आपके ऑप्शन आ जाए सेक्शन 76 और सेक्शन 78, बताइए आप किस में टिक करके आओगे? जल्लाद का एग्जांपल दे दीजिए। 78 जनरली तो सेक्शन 78 करोगे क्योंकि ये ऑर्डर है। अगर आपका ऑप्शन रहे सेक्शन 76, सेक्शन 78, सी रहे 76 और 78 बोथ, और डी रहे नन ऑफ दी अबव, तो आप ऐसे में सेक्शन 76 और 78 दोनों में जाओगे अगर ऑप्शन दोनों का है, क्योंकि दैट पर्सन वाज बाउंड बाय द लॉ ना, तो 76 में भी डिफेंस ले लेगा और सेक्शन 78 में भी। अगर दोनों का ऑप्शन है तो दोनों में जाइएगा, अदरवाइज सिंगल सिंगल ऑप्शन है तो सेक्शन 78 में जाइएगा। ये बहुत पूछता जाता है, ओके। अब आइए सेक्शन 79 पे। एक्ट डन, सेक्शन 79, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ये कह रहा है कि ये ऐसे व्यक्ति के एक्ट की बात कर रहा है जो एक्चुअली ऑफेंस तो होता है, लेकिन इस परिस्थिति में आ गया, इस सिचुएशन में आ गया, इसलिए वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस, इट मींस कि यहां भी कंप्लीट डिफेंस मिलेगा। which is done by any person who is, underline करिए, who is actually justified by law। किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके लिए वो क्या है, justified by law, or who by reason of mistake of fact
एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। या तो वो व्यक्ति अपने कहीं बुलेट नोट की शॉर्ट मतलब की नोट्स ऐसे बनाते रहा करिए बैराट के बगल या कोई सिंपल पेपर पे। सेक्शन 79 लागू होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति सेक्शन 79 का बेनिफिट लेना चाहता है वो प्रूव करे कि दैट पर्सन इज एक्चुअली जस्टिफाइड बाय लॉ। समझ गए? जस्टिफाइड बाय लॉ। दूसरा, इफ ही इज एक्चुअली नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ, देन क्या वो प्रूव करे? वो ये प्रूव करे कि he believes himself to be justified by law under mistake of fact। mistake of law तो होना ही नहीं चाहिए किसी सिचुएशन में, केवल mistake of fact। उसको तथ्य की भूल हो गई और उसको ऐसा लगा कि अच्छा ये है, था कुछ और फैक्ट, उसको कुछ और लगा और उसमें उसने ऐसा महसूस किया कि ये व्यक्ति जस्टिफाइड है। फिर यहाँ पर भी गुड फेथ प्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई गुड फेथ में काम होना चाहिए। आपने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती थी। गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई व्यक्ति से कोई एक्ट हो जाता है जिसको करने के लिए वो लीगली जस्टिफाइड था, या तथ्य की भूल में आकर वो ऐसा महसूस करता है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ था, ये काम उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ किया, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 79। ओके, क्लियर है? इसका इलस्ट्रेशन देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये कह रहा है ए सीक्स जेड commit what appears to A to be murder. A, in exercise to best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murderer, in that fact seizes Z. A ने ना मिस्टर Z को कुछ करते हुए ऐसा देख लिया। एक मिस्टर A है और इन मिस्टर A ने, ये मिस्टर A है, इन मिस्टर A ने अचानक से मिस्टर Z को देखा और A को ऐसा लगा Z जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी की डेथ कॉज करने वाले हैं ये तो। और अगर इन्होंने डेथ कॉज कर दी तो ए को ऐसा लगता है कि मिस्टर ए जो ऑफेंस कर रहे हैं वो मर्डर हो सकता है। अब आपके सामने अगर कोई मर्डर कर रहा है तो आपको राइट है कि आप उसको पकड़ सकते हो, है ना? इवन इन फ्रंट ऑफ प्राइवेट पर्सन अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का जो कहता है कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो व्यक्ति उसको सीज भी कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन सीआरपीसी बहुत पढ़िए आप लोग। 43 है या 44 है? 43। ओके, तो which the law gives to all person of apprehending murderers in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities। अब ए ने ना Z को पकड़ लिया कि इस Z को पकड़ के मैं कहाँ ले जाऊंगी? प्रॉपर अथॉरिटीज कौन होता है? प्रॉपर अथॉरिटीज कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस स्टेशन बगल में है, तो हम इनके Z को वहां पर ले जाके छोड़ देंगे। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अब बताइए क्या ए ने कोई ऑफेंस किया? कोई ऑफेंस किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 79 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? अगर आप जस्टिफाइड हो ये काम करने के लिए, तो बताइए मिस्टर ए जस्टिफाइड है? जस्टिफिकेशन है। सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन कह रहा है ना, तो उनके पास जस्टिफिकेशन है कि भाई मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं ले जा रहा हूँ तुम्हें पुलिस ऑफिसर के पास, तो मैंने ना तुम्हारा 21 वॉयलेट नहीं किया, मैंने तुम्हारा पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया है, मैं जस्टिफाइड हूँ। लेकिन क्या हो सकता था? आगे पढ़िए। दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। अब बाद में पता चला कि भाई जेड जो वाई के ऊपर अटैक कर रहा था, जिससे मिस्टर ए को लगा कि ये तो मार देगा, ये एक्चुअली अपनी प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था। बाई ने जेड के ऊपर कुछ अटैक कर दिया था और जेड अपनी प्राइवेट डिफेंस में कर रहा था। तो ये क्या हो गया? यहाँ तो ए ने क्या किया? ए फिर भी डिफेंस पालेगा क्योंकि अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ए को लगा कि वो ऐसा करने के लिए जस्टिफाइड। क्लियर है? ओके हाँ, तो ये हो गया आपका। ये इलस्ट्रेशंस बहुत आती हैं पीटी में, एज इट इज आपको मिलेंगी, तो मैं समझा इसलिए रही हूँ कि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो कनेक्ट करने में। तो आप इसको इसी तरह समझिएगा, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मैटर आएगा। मेंस में इनको किस तरीके से करते हैं वो मेंस का टॉपिक है, जब आप लोग का पीटी निकलेगा तो आपको मेंस के लिए फिर बताएंगे। अब आइए सेक्शन 80 पर, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कई बार हम देखते हैं हम काम बड़ी सावधानी से कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ गलत हो जाता है और कुछ एक्ट हो जाता है और वो ऑफेंस होता है। देखिए सेक्शन 80 में डिफेंस तभी मिलेगा जब आप कोई एक्ट जो कर रहे हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस, अगेन कंप्लीट डिफेंस, which is done by accident or misfortune। अगर कोई भी एक्ट एक्सीडेंटली, ओके, मिसफॉर्चून मतलब हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको करने की,
हमने प्रॉपर केयर कॉशन के साथ विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, मेरी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी उसको करने के लिए, और नॉलेज इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। देखो सेक्शन 80 कब लागू होगा? सबसे पहले आपका जो एक्ट है लिखते जाइए, एक्ट मस्ट बी लॉफुल। आपने जो काम किया वो लॉफुल हो। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो तो आप ड्राइव करने के लिए अबव 18 ईयर्स हो, आपका लाइसेंस हो, आप जो भी काम कर रहे हो आपका एक्ट खुद में लॉफुल होना चाहिए, आपका एक्ट लॉफुल है। सेकेंड थिंग, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर एंड लॉफुल मीन्स, कानूनी तरीके आप काम कर रहे हो, लॉफुल मैनर कर रहे हो, उस काम को करने के आपने लॉफुल मीन्स लिए हो, आपका एक्ट कानूनी रूप से सही हो, करने का तरीका लीगल लॉफुल हो, अगर ये सब है तो अगर बाय मिस और आपने प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ वो काम किया, आपने पूरी सावधानी के साथ जो कि उस काम को करने में बरती जाती है, आपने वो सारी सावधानी ली, अगर फिर भी कोई एक्ट हो जाता है, जैसे आप देखते हो ना ड्राइविंग सिखाते हैं, ड्राइविंग सिखाते हैं, जब ड्राइविंग सिखाते हैं आप देखते हो कि दोनों तरफ उनमें स्टीयरिंग वगैरह होता है, और आप नए नए को क्या कर रहे हो, किसी नए को आप गली में भीड़ भाड़ इलाके में पहले ही दिन आप उसको ले गए, है ना, और आप उसमें दो स्टीयरिंग भी नहीं, आपने कहा जैसे चलाओ चलाओ मैं बैठा हूं ना, होने नहीं दूंगा कुछ, मींस आपने प्रॉपर केयर कॉशन के साथ काम नहीं किया। ओके, तो अगर आपने लॉफुल एक्ट प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ काम किया, स्टिल एक्सीडेंट मिसफॉर्च्यून कुछ ऐसा हो जाता है, दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है, तो आपको सेक्शन 80 में डिफेंस मिलेगा। ये क्लियर है? अब इसका इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। देखिए इलस्ट्रेशन कहता है कोई एक मिस्टर ए है जो ना कुल्हाड़ी से काम कर रहे हैं। अब बताइए कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना कोई जुर्म तो नहीं है, अगर आप जंगल में लकड़ी नहीं काट रहे हैं, जंगल में नहीं काट रहे, प्रोवाइडेड दैट कि आप वो फॉरेस्ट एरिया की एरिया नहीं है जहां पर आप काटने चले गए, तो जनरली लकड़ी काटना कुल्हाड़ी से कोई ऑफेंस नहीं है, तो ये एक्ट लीगल है। अभी कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, अभी कुल्हाड़ी से जब लकड़ी काट रहे थे तो इन्होंने प्रॉपर कॉशन के साथ में उस लकड़ी को काटा, मतलब उनकी जो कुल्हाड़ी थी वो फिट थी, उन्होंने चेक किया, ऐसा नहीं है कि वो निकल जाती थी, एकदम फिट थी, डेली काम करते थे, उसी जगह पे काम करते थे। आज एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि आज वो कुल्हाड़ी का जो लोहे का पोर्शन होता है ना, जो शार्प होता है काफी, वो अचानक से और पीछे जो बच्चा खड़ा था में लग गया, उसकी डेथ हो गई। आपको सेक्शन 80 में डिफेंस मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं था कि एक दिन पहले भी कोई बता दे इनकी कुल्हाड़ी तो अक्सर ऐसे निकल पड़ती है, कुछ दिन पहले भी किसी के लग गया था, छोटी मोटी चोटें आई थी, एक दिन पहले भी ये काम कर रहे थे ऐसे की चोटें आ गई थी, अगर ऐसा हो गया मतलब आपने प्रॉपर केयर एंड के साथ काम नहीं किया, आपको 80 में डिफेंस। क्लियर है? हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, एक स्टूडेंट को मैं लिंक शेयर करना भूल गई, बस एक सेकंड रुकिए। ठीक है। आधे घंटे की क्लास भी निकल गई, इनको ग्रुप में भी ऐड नहीं किया था। वो तो अच्छा है, क्लास रिकॉर्ड होती है, अभी भी सारे लोग कनेक्ट नहीं है, 2 से 3 लोग अभी कनेक्ट नहीं है, तो उनको रिकॉर्डिंग ही सेंड करनी पड़ेगी। आप लोग को स्पीड तो नहीं लग रही है ना, समझ आ रहा है ना सब कुछ? यस मैम। ओके ओके, चलिए तो सेक्शन 80 के प्रिया, मैं ना भूल गई थी तुम्हें, हाँ गुड मॉर्निंग, मैं ना भूल गई थी तुम्हें ग्रुप में ऐड करना, कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो मैं शेयर कर दूंगी, आधे घंटे की क्लास आपकी निकल गई, ठीक है? ओके। सेक्शन 80 चल रहा है आईपीसी का, आप उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर सेक्शन 80 में आपको कीवर्ड्स पीटी में बहुत ध्यान रखिएगा, एक्ट लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल मींस लॉफुल मैनर, और साथ में गुड फेथ, और इसको 105 एविडेंस एक्ट मतलब एक्यूज प्रूव करे। अब आइए सेक्शन 81 पर। एक्ट इस सेक्शन 81 जाना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक नेसेसिटी के नाम से, इसको लिख लीजिए, पब्लिक नेसेसिटी। ठीक है, इस पर फेमस केस किसको पता है? इस पर फेमस केस स्टीफन्स वर्सेस डडले। हाँ, स्टीफन वर्सेस डडले, सेक्शन 81।
इस केस को लिख लीजिएगा, स्टीफन वर्सेस डेडले। इसको मैं बता दूंगी अभी केस के फैक्ट, ये खूब आते हैं पीटी में आपके। सेक्शन 81 ये कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, किसी भी व्यक्ति का एक्ट ऐसा है जिससे हार्म हो सकता है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन उसने वो काम विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया है, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। आपका एक्ट ऐसा था जिससे हार्म हो सकता था, लेकिन आपने बिना इंटेंशन के, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और आपने ये एक्ट दूसरे बड़े हार्म को रोकने के लिए किया है। नथिंग इज एन ऑफेंस, यहाँ भी आपको कंप्लीट डिफेंस मिलेगा। merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If यहाँ पर अंडरलाइन कर लिए, merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, इसको अंडरलाइन करिए। If it be done without any criminal intention, सेकेंड इसको लाइन करिए। अगर आपने वो एक्ट बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया है, ओके, एंड इन गुड फेथ, अगेन अंडरलाइन इट, गुड फेथ में किया है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। ठीक, अब इसको समझो। देखो, पहली बात तो सेक्शन 81 लिख लीजिएगा, केवल और केवल पब्लिक डिफेंस में काम करेगा, मतलब सॉरी पब्लिक नेसेसिटी में काम करेगा, प्राइवेट नेसेसिटी में सेक्शन 81 बिल्कुल नहीं लगेगा। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं, प्राइवेट नेसेसिटी और पब्लिक नेसेसिटी होती क्या है, ताकि आपके यहाँ पीटी में क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइए कि होता क्या है। देखो, एक ये बस ड्राइवर है, ये कोई मान लीजिए ये बस है, ये बस ड्राइवर है, ये मान लो यहाँ से जा रहा है, ओके, और यहाँ पर आप, ये स्कूल बस है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जांपल ये स्कूल बस है, इसमें अराउंड 30 स्टूडेंट्स हैं, और ये इस रास्ते से जा रही है बस। अचानक से इस यहाँ पर इनको एक छोटा, आप लोग देखते हो कि बच्चे रिक्शे में भी जाते हैं, कुछ बच्चे, उसमें भी 7-8 बच्चे आ जाते हैं, 7 to 8 स्टूडेंट्स इसमें भी हैं, जो रिक्शा वाला जा रहा है, और यहाँ से ना कुछ अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाती है, ओके, अचानक से ये कुछ ऐसी चीज आ जाती है, कुछ भी, गाय आ गई दौड़ती हुई, कोई भी कुछ भी आ गया। अब बस ड्राइवर को, अगर बस ड्राइवर ने इसको एक्सट्रीम राइट लेफ्ट में खाई है, इधर खाई है, ओके, यहाँ पे अगर बस गिरी तो सारे के सारे बच्चे मर जाएंगे, 30-35 जितने भी हैं इसमें। अगर ये सामने से आ रहा है, अगर इस बस ड्राइवर ने लेफ्ट साइड में बस को कट कर दिया तो बताइए बस पलट जाएगी। कितने बच्चों को रिस्क है? अराउंड 30 स्टूडेंट्स की लाइफ को, है ना, रिस्क है। और अगर इसने राइट साइड टर्न किया तो बस ड्राइवर को लगता है कि मैंने राइट साइड थोड़ा सा राइट टर्न करके स्ट्रेट ले लूंगा, ये बच्चे भी बच जाएंगे, जो 7-8 बच्चे हैं। अब देखो, इसको डर तो है, देखिए, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, इस बस ड्राइवर को ये डर तो है। लाइकली टू कॉज जहां भी होता है ना, आप ध्यान रखना, पूरी आईपीसी में जहां भी आपको टर्म दिखे लाइकली टू कॉज, इसका मतलब होता है संभावना होना, इसका मतलब ये हो सकता है। तो अगर यहाँ पर बस ड्राइवर को ये लाइकलीहुड है कि हो सकता है मैं ये कट करूं, इन 7-8 बच्चों का जो रिक्शा है इसको टक्कर लग जाए और ये बच्चे आ जाए नीचे, लेकिन इसको ये लग रहा है कि ये बचा सकता है, थोड़ा सा लेफ्ट करके स्ट्रेट कर लेगा, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि ये बस के 30 बच्चे बच जाएंगे। अब देखिए, इसको समझिए, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that is likely to cause harm। अब देखो, ये एक्ट विद नॉलेज इसने किया है, बस ड्राइवर को नॉलेज है, ये एक्ट विद नॉलेज है कि दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज हार्म, 7-8 बच्चों को हार्म हो सकता है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। बताओ, इसकी क्या कोई क्रिमिनल इंटेंशन है बस ड्राइवर की? नहीं है, तो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म इन गुड फेथ। अब बताइए, ये बस ड्राइवर ने ये एक्ट गुड फेथ में किया है कि नहीं किया है? किया है। गुड फेथ क्या है? गुड फेथ है, इसको बच्चों को बचाना है और प्रॉपर केयर कॉशन के साथ काम कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग द अदर हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। ये जो रिस्क ले रहा है 7-8 चिल्ड्रन का, ये जो रिस्क ले रहा है, ये रिस्क इन बच्चों के, ये पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए ले रहा है। तो ये ध्यान रखो, ये प्राइवेट नेसेसिटी नहीं है, बल्कि ये पब्लिक नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक एट लार्ज जुड़ी है, एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज जुड़ी है। ऐसे में देखा जाता है, अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया, रिस्क लिया, जिसमें कुछ छोटी मोटा हार्म हो सकता था, लेकिन आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बड़े हार्म को प्रिवेंट करना था, और अगर बाय मिस्टेक ये बच्चों की डेथ हो जाती है, स्टिल द ड्राइवर विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 81। इज इट क्लियर?
अगर वो 7-8 बच्चे मर भी जाए तब भी उसको हाँ हाँ बिल्कुल, अगर उसकी डेथ हुई है तभी ना, डेथ हो गई या मान लो ग्रीवियसली हर्ट हो गए बच्चे, ही विल गेट द डिफेंस, क्योंकि उसने वो काम गुड फेथ में किया था। और उसकी और कोर्ट क्या देखती है ऐसी जगहों पर, कोर्ट प्रूडेंट मैन का एग्जांपल चेक करेगी कि क्या इसकी जगह कोई और ड्राइवर होता तो भी क्या सिचुएशन ऐसी थी कि ड्राइवर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर ड्राइवर इधर कट कर देता तो 30 बच्चे जाते ना, उनको बचाने के लिए उसने ऐसा काम किया। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्राइवेट डिफेंस, इसको भी समझ लीजिए। एक पहाड़, ये मान लीजिए मिस्टर ए और बी है, इनमें झगड़ा हो रहा है, और ये मिस्टर सी है, इनमें झगड़ा हो रहा है, पहाड़ी पर है। आपने मूवीज में कई बार सीन देखा होगा, झगड़ा होते होते इनमें से एक पहाड़ी के नीचे गिर जाता है, देखा है कई बार मूवीज में, बहुत सीन होता है। और इस पहाड़ी से जो हीरो होगा, अगर हीरोइन होगी, तो इस पहाड़ी से एक पेड़ भी लटक रहा होता है, और इस पेड़ पे ही गिरते हैं वो, होता है, और वो पेड़ को पकड़ भी लेते हैं। अब मिस्टर बी ने, बी और सी दोनों गिरे, ए बच गया, एक मिनट रुकिएगा, ये दोनों इससे गिर गए, बी और सी। ओके, बी और सी दोनों गिर गए और इससे लटक गए, बी भी लटका हुआ है और सी भी लटका हुआ है, दोनों। लेकिन ये जो पेड़ है ना, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये दो लोगों को रोक ले। वो नॉर्मल कुछ ब्रांचेस टाइप होती हैं, कुछ ऐसा थोड़ी ना पेड़ लटक रहा है वहां पे, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बी को लग रहा है और सी को लग रहा है कि हम दोनों चले जाएंगे। ठीक, अब बी ने क्या किया, सी थोड़ा सा कमजोर था, बी ने एक लात मारी सी को, ठीक, और सी नीचे गिर गया। बी ने ऐसा इसलिए किया ताकि सी गिर जाएगा तो मैं बचा रहूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो ये पेड़ टूट जाएगा, तब तक ए आके मुझे बचा लेगा, तब तक तो मैं बचा रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं दोनों मर जाऊंगा। अब ऐसे केस में क्या इसको सेक्शन 81 का डिफेंस मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट द केस ऑफ पब्लिक डिफेंस। बताइए, क्या मिस्टर बी का एक्ट गुड फेथ में था? क्या मिस्टर बी ने ये जो हार्म किया, क्या बिगर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए था? ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम सिचुएशन में थे, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी और को नहीं मार सकते, ऐसे तो फिर हर कोई मारने लगेगा एक दूसरे को। ओके, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। ये केस डेडले वर्सेस स्टीफन का केस, इसमें ऐसा ही हुआ था, ठीक है, डेडले वर्सेस स्टीफन का केस प्राइवेट डिफेंस में था, और कोर्ट ने इसमें इनको कोई भी सेक्शन 81 में इनको डिफेंस नहीं मिली थी। क्लियर है सबको? यस। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ा सकें, ठीक है, क्योंकि हमें 8 ही दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया सारे इलस्ट्रेशन ऐसे ही हैं, ये ध्यान रखना। ये जो इलस्ट्रेशन ए है बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको बस ड्राइवर का एग्जांपल दिया है। यहाँ पर जो शिप का वो होता है कैप्टन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अचानक से कोई आइसबर्ग आ जाता है, और लेफ्ट साइड में भी इनके एक नाव है जिसमें कुछ लोग सवार हैं, तो बड़ी हार्म को रोकने के लिए इन्होंने इधर में टर्न किया, और कैप्टन को लग रहा था कि वो बचा ले जाएगा दोनों को। अगर फिर भी वो जो छोटी नाव में कुछ लोग सवार थे, अगर उनको कुछ इंजरी कॉज हो जाती है, तो आपको पता है वो 81 में डिफेंस ले लेगा, क्योंकि इसके जहाज में बहुत ज्यादा लोग सवार थे। ओके, इसका इलस्ट्रेशन बी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ए इन ग्रेट फायर, किसी जगह ना बहुत बड़ी आग लगी है, आपने देखा होगा जो झोपड़पट्टियां होती हैं, या गांव देहात में भी आपने देखा होगा जहां भैंस वगैरह बांधी जाती हैं, वहां नॉर्मली भूसा और ये फूस वगैरह होता है, जिससे कि उनका वो जो उनका शेड होता है वो बनाया जाता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। अगर किसी के यहाँ एक के आग लगी है ना, और वहां पे अगल बगल ऐसे घर हैं, तो वो सबके घरों में आग पकड़ लेगा। अब एक बीच में आग लगी हुई है, बहुत सारे 10-15 ऐसी जगहें हैं, 10-15 ऐसे घर हैं, बीच में आग लग गई है। ओके, तो ये क्या करता है, उस घर को ढा देता है, ठीक है, उसमें खूब पानी गिराया आपने, और लकड़ी डंडों से वो जो छप्पर बनाया जाता है, हमारे यहाँ पश्चिम में तो इसको छप्पर बोलते हैं, पता नहीं अदर स्टेट्स में और कहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो भैंस वगैरह वहां पे रहती हैं, वो इजिली आप समझ सकते हो, ये प्रैक्टिकल चीज है जो आपने देखी होगी, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसको गिराना बहुत इजी होता है, इन्होंने लाठी डंडों की मदद से उसको बिल्कुल गिरा दिया। अब गिराया तो मतलब लॉस हुआ, उनके अंदर मशीन हो सकती है, चारा की मशीन हो सकता है वो उसी में रहते हो, उनके बर्तन, उनका बिस्तर, बहुत सारी चीजें नुकसान हुई होंगी। इन्होंने कुछ नुकसान तो किया, लेकिन ये काम इन्होंने क्यों किया? बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, अदरवाइज ये आग पूरे इलाके में फैल जाती। ओके, तो ए ने ऐसा काम किया, घर को गिराया, और ये काम गुड फेथ में किया होना चाहिए।
अब ऐसा नहीं था, उस बेचारे के यहाँ जरा सी चिंगारी लगी थी, आप एक बाल्टी पानी से बुझा देते और आपने लगे 2-4 लोगों को बुला के पूरा घर ही उसका गिरा दिया, मतलब आपने वो काम गुड फेथ में नहीं किया। ओके, तब आपको 81 का डिफेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखना 81 का डिफेंस तभी मिलेगा जब आपने वो काम गुड फेथ में किया। तो ये इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एंड मेंस और इंटरव्यू। ध्यान रखिएगा इलस्ट्रेशन को, इलस्ट्रेशन बी बहुत पूछा जाता है। क्लियर है सबको? इसको यहाँ पर पूरा डिफेंस मिल जाएगा। अब आइए 82, ये तो हमारे इंटरव्यू का एकदम पेट क्वेश्चन है, पीटी का एकदम पेट क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप सबको पता होगा। सेक्शन 82 जैसे सेक्शन 81 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक नेसेसिटी, प्राइवेट नेसेसिटी में नहीं मिलेगा। इन द सेम मैनर सेक्शन 82 भी एक बात करता है जिसको बोलते हैं डॉलिन कैपेक्स। मुझसे इंटरव्यू में 2 बार खुद भी ये क्वेश्चन पूछा है डोलेन कैपेक्स, और मुझे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, हाई कोर्ट के जज ने ही पूछा था, तो अभी मैं बताऊंगी, आप लोगों से पूछूंगी। सेक्शन 82 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। अगर कोई भी अपराध, कोई भी अपराध, इवन उस बच्चे ने किसी की डेथ भी कॉज कर दी हो ना, वो बच्चा ये साबित हो जाए कि ये बच्चा जिस समय एक्ट हुआ था उस समय 7 साल से कम की उम्र का था, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। जहां भी लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब कोर्ट उसको क्या करेगी, एक्विट कर देगी, पूरी तरीके से कोर्ट उसको छोड़ देगी, बिल्कुल जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज, अगर ये प्रूव हो जाए वो 7 साल से कम के बच्चे ने किया है। अब यहाँ पर क्या है, 7 साल से कम उम्र, या अगर कोई ऑफेंस किसी बच्चे ने किया वो अपने 7वें वर्षगांठ पर किया। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, आई थिंक 2014 या 15 के इंटरव्यू में पूछा था कि आप किसी बर्थडे में गई हैं, ठीक, आप जो बच्चा है वो 7वां उसका 7th बर्थडे है, वो 7th बर्थडे पर बच्चा जिस चाकू से केक काट रहा है उस चाकू से वो पेट में घोप देता है उस चाकू को, और उससे किसी की डेथ हो जाती है। तो पहले तो वो चाकू होता नहीं है जनरली मारने वाला, लेकिन इन केस वो हो गया, तो अगर वो उसी चाकू से, भाई चाकू आपका मन है आप प्लास्टिक का लाओ, कोई भूल गया तो घर वाले चाकू लगा लेते हैं लोग, तो वो घर वाला चाकू था, वो बच्चे ने किसी के पेट में अंदर कर दिया और उसकी डेथ हो गई, तो बताइए क्या लायबिलिटी होगी? बताइए आप लोग, यही पूछा था मुझसे। कोई लेवलिटी नहीं होगी। 7 साल के 7वां बर्थडे है ना, तो वो उसको सेक्शन 81 में, सेक्शन 82 में उसको कंप्लीट डिफेंस मिलेगा। ये खूब पूछा जाता है डोलिन कैपेक्स। सेक्शन 83, सेक्शन 83 यहाँ पर देखो, ये ध्यान रखना 82 में प्राइमा फेसाई ही उसको डिफेंस मिल जाएगा, कुछ प्रूव नहीं करना, बस एज प्रूव कर दो। 83 थोड़ा सा अलग है। 83 में क्या होता है, एज ध्यान रखना पहले तो 7 से 12 साल, एक आपको एज से क्वेश्चन मिलेगा, 7 to 12 ईयर, 7 से 12 साल। कल ये बताइए आप लोगों को कल जितना पढ़ाया गया आपने रिवाइज किया सबने? यस मैम। याद किया? याद जी। करते जाइएगा, वरना 85 डेज मेरे पास है और 85 ही आपके पास है, मैं तो पढ़ा दूंगी, आपने 85 डेज में अगर आपने रिवाइज, आपको एक टारगेट अपना सेट करना पड़ेगा एचजेएस के लिए, मिनिमम। ओके, मिनिमम यहाँ क्लास प्रैक्टिस सब करने के बाद अगर आप 6-7 घंटे डेली नहीं पढ़ रहे हो, 6 से 7 घंटे आपको पढ़ने हैं, आप 3 महीने 6 से 7 घंटे आपको पढ़ने हैं, आप इससे कम मत पढ़िएगा। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत में है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है, हम लोग जब सबऑर्डिनेट के लिए पढ़ते हैं, अभी तो एडजस्ट हुआ ही नहीं है, जब हम सबऑर्डिनेट के लिए पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट जो मैंने खुद पर्सनली पढ़ा है उसकी मैं बात कर रही हूँ, और आपकी फाइट ऐसे ही लोगों से है, जो नहीं पढ़ते हैं उसकी फाइट ही नहीं है, वो तो कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, उनसे आपको क्या मतलब, आपको किन लोगों से फाइट है आपको बस उसको ध्यान रखना है। जो लोग पढ़ते हैं 7 से 6 घंटा तो उनको पढ़ना ही है। अब उन्हें अगर पता है 8 तारीख को एग्जाम है तो फिर नींद नहीं आती है, अगर पता है नोटिफिकेशन है उनके सामने, उनको डेट पता है एग्जाम की, तो आप मान के चलो कि वो कम से कम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर बेकार है। ओके, तो आप इतना टाइम निकालो, 2 घंटे आप यहाँ पढ़ रहे हो, अब आप सोचो मैं इतनी स्पीड में जो चीज पढ़ा रही हूँ आपको 2 घंटा, हालांकि मैं बहुत स्पीड में नहीं हूँ, मुझे मान के चल रही हूँ कि प्रैक्टिस में आप लोग को नहीं याद होगा, तो मैं थोड़ा सा आराम से ही पढ़ा रही हूँ ताकि समझ आए चीजें आपको। आपने अगर 2 घंटे की चीज को आप खुद याद करने बैठोगे, आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। अगर आप डेली डेली क्लास ही याद करते जाओगे ना तो भी 4 से 5 घंटे चाहिए, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। और पेपर आपके एकदम हाथ में होगा, 100 क्वेश्चन में आप 80 कट ऑफ जाती है ना, आप सेफ साइड मान के चलो, लास्ट ईयर 78 गई थी ना, कितनी गई थी जनरल की? 78 78 मैम। 70 जनरल की मैम हेलो संगीता जी 78 मैम बता रहे हैं। 76 की 78 नहीं ही नहीं रहती है।
मैम 78 थी एक्चुअली में, 78 उसमें रहती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैटर्न में हुआ था लास्ट हाँ 2018 में ना, हाँ तो हाँ अलग अलग उसकी अलग अलग आई थी, तो जो मैंने अलग। मेंस दिया था वो फर्स्ट दिया था, तो उसमें 78 गई थी। ओके ओके ओके। थर्ड वाले में मैम 70 थी। थर्ड वाले में 70 थी। ओके ठीक है, तो आप मान के चलो, आपको कितना स्कोर करना है? 85। बहुत कम चांस है आपकी गलतियों की, आपको किसी भी हाल में, और पेपर ऐसा होता है कि आप कर सकते हो, थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतो तो पेपर में आप इतना स्कोर आराम से ला सकते हो। ठीक है, जब कट ऑफ हाई जा रहा है इसका मतलब पेपर इजी है, इसका मतलब गलतियां, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। इसके लिए हम आपको टेस्ट पेपर वगैरह करवाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। हमारे जितने भी एचजीएस के स्टूडेंट्स हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ग्रुप्स में देते रहेंगे, कभी कभी लाइव टेस्ट करवा लेंगे, वो सब होता रहेगा। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आप गलतियां नहीं करेंगे आप। खैर चलिए, सेक्शन 83 पर आ जाइए। सेक्शन 83, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। एकदम रट लीजिएगा इसको। ठीक है, हैज नॉट अटेन सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ, अगर कोई बच्चा 7 से 12 साल की उम्र में है और उसने सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है, सफिशिएंट मेच्योरिटी मींस आपको ध्यान रखना है उसको एक्ट करते समय, इफ दैट चाइल्ड, वो चाइल्ड नहीं समझता है द नेचर ऑफ द एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस, कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ वो क्या है। वो पेट में चाकू घोप रहा है, उसको नहीं पता कि इससे कोई मर भी जाता है। वो गोली चला रहा है लेकिन वो सोच रहा है ये होली की पिचकारी है। ओके, तो वो इससे पटाखों की ये गन है। अगर वो नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस नहीं समझता है, वो बच्चा भले से वो 7 साल से ऊपर का है, तो वो सेक्शन 83 में डिफेंस पा सकता है। ओके, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सेक्शन 83 के लिए कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस उसको ना पता हो, मींस उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सफिशिएंट इनफ ना हो। ओके, ये चीजें आपको। नेक्स्ट आइए सेक्शन 84, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनसाउंडनेस। जैसे अनसाउंडनेस मतलब है कोई व्यक्ति पागल। ध्यान रखना, सेक्शन 84 में लिख लीजिए, सेक्शन 84 में डिफेंस मेडिकल अनसाउंडनेस को नहीं मिलता है, बल्कि लीगल अनसाउंडनेस को मिलता है। कोई व्यक्ति मेडिकली अनसाउंड हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति एट द सेम टाइम दैट पर्सन मे नॉट बी लीगली अनसाउंड। मेडिकल अनसाउंडनेस का मतलब डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है। अगर कोई डॉक्टर इसको, जैसे रोड पे आप बड़े सारे पागलों को देखते होंगे, बहुत देखते होंगे भाई आप लोग तो, है ना, कोर्ट कचहरी वचहरी के आसपास भी ऐसे घूमते रहते हैं, पैसे मांग ले रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कई आपने देखे होंगे इस तरीके के लोग। यहाँ लखनऊ में हजरतगंज में एक व्यक्ति ऐसा घूमता रहता है, अक्सर दिख जाता है, पागल टाइप का है। नहीं वो पागल, जब भी वो किसी सही आदमी को देखता है तो साइड हो जाता है, जब भी किसी पुलिस को देखता है वो भाग जाता है, मतलब वो पागल नहीं है। वो व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसको सर्टिफाई कर सकते हैं कि दैट पर्सन इज नॉट मेंटली स्टेबल, दैट पर्सन इज नॉट स्टेबल, मेंटली वो स्टेबल नहीं है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आप उसको पुलिस के पास ले जाओगे ना, उसको 2 डंडे मारेगी, कहेगी ये पागल है, इसको पता है पुलिस को आते ही भाग जा रहा है। अगर आप कोर्ट में ले जाओगे तो वो लीगली अनसाउंड नहीं है। क्यों? मेडिकल अनसाउंड को लीगल अनसाउंडनेस में कन्वर्ट होने के लिए बड़ा जरूरी है कि वो पर्सन नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ना समझता हो। मेडिकल अनसाउंडनेस ऐसा हो जिससे वो व्यक्ति उस एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस ना समझता हो। जैसे कोई पागल चाकू फल वाले की, जो फ्रूट्स वाले रखते हैं, नहीं चाकू रखते ही हैं सारे फ्रूट्स वाले, सैलेड वगैरह जो देते हैं, उनसे चाकू लिया किसी पागल ने और वो किसी के पीछे भागा मारने के लिए, मार और पकड़ भी लिया। अचानक से पुलिस देखी और वो भाग गया चाकू फेंक के। इसका मतलब बताइए, इट मीन्स वो जानता था कि मेरा जो एक्ट है वो क्राइम है, वो जानता था कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी। इट मीन्स दैट पर्सन नोज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस वेरी वेल। अगर वो जानता था तो वो फिर अनसाउंड नहीं हुआ। ओके, मेडिकली तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, आज की डेट में डॉक्टर एडमिट कर लेंगे। मेडिकली दैट पर्सन में बी अनसाउंड बट लीगली ही इज नॉट। आप डिफरेंस समझ गए मेडिकल और लीगल अनसाउंड में? ओके, अब आइए सेक्शन 84। सेक्शन 84 में केवल और केवल लीगल अनसाउंडनेस को ही बेनिफिट मिलेगा। ये क्वेश्चन पीटी में बड़ा प्रॉब्लम करता है, ऐसा लगता है जो मेडिकली अनसाउंड है वही अनसाउंड है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा वो केवल लीगल अनसाउंडनेस। अगर क्वेश्चन आए मेडिकल एज वेल एज लीगल अनसाउंडनेस, दोनों टिक करिए। क्वेश्चन आए केवल मेडिकल अनसाउंडनेस, ओह गॉड, एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट। मैंने चार्जिंग ऑन कर दिया लेकिन इसमें लगाया ही नहीं इतनी देर पहले ही, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ ठीक है, अब देखिए 84 में आइए। नथिंग इज एन ऑफेंस, कंप्लीट डिफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जो व्यक्ति 84 का बेनिफिट लेना चाहता है, ये ध्यान रखिएगा, दैट पर्सन मस्ट बी अनसाउंड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। कहीं लिख लीजिए,
गलती मत करिएगा, ना पहले पागल हो ना बाद में पागल हो, जिस समय उसने ऑफेंस किया है उस समय अनसाउंडनेस होना चाहिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस सच पर्सन मस्ट बी अनसाउंड। ये पीटी में आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल सकता है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। by reason of unsoundness of mind is incapable, पहली बात तो that person was unsound mind and due to that unsoundness, और उस विकृत चित्ता के कारण that person becomes incapable of knowing the nature and consequence। देखो क्या लिखा है, due to that medical unsoundness, ये जो mental illness थी, साफ साफ लिखा है by reason of unsoundness of mind, मतलब mental illness की वजह से is incapable of knowing। इसका मतलब क्या, केवल मेंटल इलनेस सफिशिएंट नहीं है, इस मेंटल इलनेस की वजह से is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। इस मेंटल इलनेस की वजह से वो एक्चुअली समझ भी नहीं पाया, वो नेचर और कॉन्सिक्वेंस को भी नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ पाया इससे क्या होगा, उसको नहीं पता दैट एक्ट इज रॉन्ग, ओके, दैट एक्ट इज पनिशेबल बाय लॉ। अगर उसको नहीं पता then only he will get the complete defense, otherwise no। क्लियर है सबको? तो 2-3 पॉइंट ध्यान रखना, अनसाउंडनेस होनी चाहिए, that medical unsoundness must convert into legal unsoundness, ओके। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उसको उस मेडिकल अनसाउंडनेस की वजह से ही नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस समझ ना आया हो। अब ये टॉपिक ना बहुत डीप है, हमने अपने जब क्लास में रेगुलर क्लास में पढ़ाया तो बहुत टाइम लिया है, कुछ बच्चे हैं भी वहां पे, यहाँ पे ये मेंस के लिए हम बहुत डीप में पढ़ाते हैं, बट पीटी में जरूरत नहीं है आपको, है ना। पीटी में आपको ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मेडिकल और लीगल अनसाउंडनेस वाली बात एट द टाइम, पहले और बाद में नहीं, जिस समय ऑफेंस हुआ उस समय वो अनसाउंड होना चाहिए, उस अनसाउंडनेस की वजह से वो नेचर और कॉन्सिक्वेंस ना समझ पाए, मतलब लीगल अनसाउंडनेस। इस पर एक लीडिंग केस है, क्या है केस का नाम, मैग्नॉटन रूल्स के नाम से जाना जाता है। क्या है, मैग्नॉटन रूल, सुना है आप लोगों ने इस केस को, मैग्नॉटन रूल? यस मैम। नहीं, नहीं सुना है, आप लोगों ने सुना ही होगा क्लास वाले, और मैग्नॉटन रूल, ठीक है, हाँ मैग्नॉटन रूल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैग्नॉटन रूल में इसमें यही हुआ था कि मैग्नॉटन रूल बेसिकली लीगल और मेडिकल अनसाउंडनेस पर ही बेस्ड है, ये लीडिंग केस है। उसमें कहा गया था कि अगर अनसाउंडनेस लीगल है तभी बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल अनसाउंडनेस पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उन्होंने 3 रूल 4 दे दिए थे कि वो व्यक्ति अनसाउंड हो उस टाइम, जो मैंने आपको भी बताए हैं, उस अनसाउंडनेस की वजह से वो नेचर और कॉन्सिक्वेंस ना समझ पाया हो, ठीक है, वो ना समझ पाया हो कि उसका एक्ट मॉरली और लीगली रॉन्ग है, तभी उसको डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो मैग्नॉटन रूल सेक्शन 84 के ऊपर लिख लो, पूछा जाता है मैग्नॉटन रूल किस केस से, किस सेक्शन से रिलेटेड है। ऐसे आएगा आपके ऑप्शन में, मैग्नॉटन रूल रिलेटेड विद इंटॉक्सिकेशन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डोली इन कैपेक्स, पब्लिक नेसेसिटी। तो आपको पता है तो आप अनसाउंडनेस, लीगल अनसाउंडनेस से टिक कर दीजिएगा, ओके। अब आइए सेक्शन 85, सेक्शन 85 देखो, जैसे आपने 84 में देखा, ऑफेंस करते समय व्यक्ति क्या होता है, अनसाउंड होता है। सेक्शन 85 में ऑफेंस करते समय व्यक्ति क्या होता है, इंटॉक्सिकेटेड। आप सबको पता है ना इंटॉक्सिकेटेड क्या होता है, इंटॉक्सिकेटेड मींस मत्ता की स्थिति। ये इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स की वजह से, धतूरा, गांजा और ड्रग्स वगैरह किसी की वजह से भी हो सकता है। ये कह रहा है अगर किसी व्यक्ति ने, जिसने क्राइम किया है, क्राइम करते समय वो क्राइम उसने तब किया, क्राइम किया तभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नॉर्मल एक्ट आप इंटॉक्सिकेशन में बहुत कुछ करोगे, खाना खाओगे, घर आओगे, वो कहीं आओगे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटॉक्सिकेटेड हो, आपने कुछ भी किया। दुनिया में पता नहीं कितने लोग ड्रिंक करके क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आपने ड्रिंक करके जब कोई ऑफेंस कर दिया और आपके ऊपर जब आपको उस ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया गया और आप डिफेंस लेना चाहते हो, तब सेक्शन 85 रोल प्ले आता है इसका, ठीक है। The thing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, फिर लिखा है at the time of doing it, underline करिए, by reason of intoxication, जिस समय अपराध किया गया उस समय इंटॉक्सिकेशन की वजह से, incapable of knowing the nature of the act, इस इंटॉक्सिकेशन की वजह से, इस इंटॉक्सिकेशन की वजह से incapable of knowing the nature, वो एक्ट के नेचर को नहीं समझ पाया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। आपने देखा होगा ड्रिंक करने के बाद लोग चलते हैं सादा जमीन पर, प्लेन पर ना ऐसे लड़खड़ा कर चलते हैं जैसे सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो फ्लैट सरफेस है वो फ्लैट नहीं दिखता, उनको ऐसा लगेगा गड्ढे हैं,
और अगर आपको प्लेन सरफेस गड्ढे दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी चाल ऐसी चलेगी। ओके, तो अगर इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो इनकैपेबल है नेचर को समझने में आके, दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कि मैं जो कर रहा हूँ वो रॉन्ग है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge under against his will। इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिए, सारा क्रक्स सेक्शन 85 का इसी में है, लास्ट लाइन को अंडरलाइन करिए, administered to him without his knowledge or against his will। देखो आप समझो इसके कीवर्ड्स, 85 लागू होगा, आपने कोई ऑफेंस किया, at the time of committing the offense you was intoxicated, you were intoxicated, आप intoxicated थे। अब इंटॉक्सिकेशन जिसने भी ड्रिंक वगैरह दिया, दैट इंटॉक्सिकेशन ऐसा था, एक्सटेंट ऑफ द इंटॉक्सिकेशन वाज सच जिससे कि आप उस एक्ट के ना तो नेचर को समझ पाए और ना उसके कॉन्सिक्वेंस को समझ पाए। इतना ड्रिंक कर लिया कि खुद ही बालकनी से कूदे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मैं मर सकता हूँ, आपको पता ही नहीं है दरवाजा नहीं है छत है, यहाँ से निकलोगे तो सीधे ऊपर, ऊपर से सीधे ऊपर ही चले जाओगे, आपको नहीं समझ आ रहा। मतलब आप इतना एक्सटेंट है, ये लेबल है इंटॉक्सिकेशन का कि आपको नेचर, नाले में देखते हो ना पड़े रहते हैं, रोड पे डिवाइडर पे पड़े रहते हैं, मतलब तरस आता है देख के, क्यों, उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनका लेवल दूसरा हो चुका है। ओके, तो ये कह रहा है विदाउट हिज, अब अगर आपने उसी इंटॉक्सिकेशन की एक्सटेंट में आके कोई ऑफेंस कर दिया और आपको अब डिफेंस लेना है, अगर वो इंटॉक्सिकेशन आपकी नॉलेज के बिना था, इसको ध्यान रखिएगा, अगर वो इंटॉक्सिकेशन आपके नॉलेज के बिना था, मतलब आप किसी पार्टी में गए, आपने कोल्ड ड्रिंक समझ के पिया और किसी ने उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा ड्रग मिला दिया जिससे कि इंटॉक्सिकेटेड आप हो गए, अगर वो इंटॉक्सिकेशन आपकी नॉलेज के बिना था या आपकी इच्छा के विरुद्ध था, आपको जबरदस्ती लोगों ने ड्रिंक करा दिया, आपको 85 में डिफेंस मिल जाए। आपको 85 में डिफेंस केवल और केवल तभी मिलेगा जब आप ये प्रूव कर दें कि ये इंटॉक्सिकेशन मेरी मर्जी का नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो नॉर्मल पार्टी में गया था, खाना खाया और पानी पी के चला आया, मुझे ये क्या हो गया, है ना, और वो भी इस लेवल का था कि मैं समझ ही नहीं पाया। यू विल गेट द कंप्लीट डिफेंस प्रोवाइडेड दैट आप प्रूव कर दो कि वो इंटॉक्सिकेशन आपकी इच्छा के बिना था। बताइए क्लियर है सबको? इसमें ध्यान रखिएगा 85 में ये कीवर्ड्स आपको पीटी में बिल्कुल ध्यान रखने हैं, क्योंकि आप ही के ऊपर है भाई, आप इसको किस तरीके से समझोगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम कर जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज होती है डिलेरियम इम्पल्स, क्या है ये, किसी ने सुना है? क्यों डिलेरियम इम्पल्स क्या होता है? राहुल जी, संगीता जी, प्रतिभा जी, याद है? डिलेरियम ट्रेमेंस सुना है कभी? यस, क्या होता है? जो एक्सेस लिकर ले लेते हैं, जो एक्सेस लिकर लेने के बाद जो काइंड ऑफ माइंडनेस जो रहती है, एक मेडिकल डिसीज है ना? हाँ, मेडिकल डिजीज। ओके, ठीक है। डिलेरियम इम्पल्स, डिलेरियम इम्पल्स इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसीज। अब इसको समझिएगा, अगर आपके क्वेश्चन आता है पीटी में डिलेरियम इम्पल्स, तो डिलेरियम इम्पल्स इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसीज। ये हो सकता है ड्यू टू द एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ लिकर। कई बार क्या होता है, इतना ड्रिंक करने लगते हैं कि आप, अभी उसने रात में कुछ नहीं पिया लेकिन वो 24 घंटे नशे में लगता है। कई बार आपने ऐसे देख लिए होंगे, है ना? उसको क्या बोलते हैं साधारण भाषा में, चरसी वर्सी क्या बोलते हैं, घूमते रहते हैं नहीं ऐसे मार्केट में। उनको जरूरी नहीं कि उन्होंने ऑन द स्पॉट कुछ किया है, लेकिन इतना एक्सेसिव कर चुके हैं कि उनका मेंटल जो है, मेंटल जो लेवल है वो स्टेबल नहीं है, या किसी और डिसीज की वजह से। कई बार ऐसी ऐसी डिसीज मेंटल हो जाती हैं जिसमें नॉर्मल व्यक्ति को भी, सामने से एक व्यक्ति खड़ा है, आपको लग रहा है कि शेर आ रहा है और आपने उसको शेर समझ के उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो डिलेरियम इम्पल्स इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसीज। और आप मुझे बताओ, अगर इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल डिसीज और आप उसमें नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ पाए, तो आपको डिफेंस कहाँ मिलेगा, 84 या 85 में? बताइए। 85 में मिलेगा। मैंने बताया इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसीज, तो मेंटल डिसऑर्डर हो गया, मतलब आप मेंटली अनसाउंड हो गए, और मेंटल अनसाउंडनेस से आप लीगल नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ पाए, तो मेंटल अनसाउंडनेस का जहां भी आएगा तुरंत 84 में जाइएगा। ओके, 85 में आपको केवल इंटॉक्सिकेशन की वजह से जाना। अगर उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से आप मेंटल हो गए, अगेन मैटर चला जाएगा 84 में। अब क्लियर है? जी मैम। ओके,
अगर आप चाहे एक्सेसिव लिकर की वजह से भी आप मेंटल हो गए, आप 84 में चले जाओगे। और केवल एक्सेसिव लिकर की बात है, आप अभी 85 में ही रहो। अगर लिकर की बात है, अगर मतलब इंटॉक्सिकेशन की बात है, आप 85 में रहो। लेकिन जहां भी मेंटल अनसाउंडनेस की बात है, 84 में। अच्छा, एक होता है इररेसिस्टिबल इंपल्स। पहले मैंने बोला था, लिख लीजिएगा, माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। पहले मैंने बोला था डिलेरियम इंपल्स। डिलेरियम इंपल्स ये मेंटल डिसीज है। सो इसको डिफेंस आपको मिल जाएगी, 1 मिनट, तो इसमें आपको डिफेंस मिल जाएगी 84 में। इररेसिस्टिबल इंपल्स ये होता है एक्सेसिव, किसी को बहुत गुस्सा आ जाए और वो गुस्सा कंट्रोल ना कर पाए, ओके, और उस गुस्से को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से उससे कोई ऑफेंस हो जाए, उसमें डिफेंस नहीं मिलेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इररेसिस्टिबल इंपल्स, इसको लिख लीजिए, पीटी में आएंगे आपके क्वेश्चन, तो ये किताब में ऐसे आसानी से नहीं मिलेंगे, केस बेस्ड है, ये बैराक में कहीं नहीं लिखा है। इररेसिस्टिबल इंपल्स, दैट पर्सन विल नॉट गेट द डिफेंस, क्योंकि ये एक्सेसिव एंगर की वजह से, आउट ऑफ द एंगर, है ना, कई बार लोग होते गुस्सा ही नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और जाने क्या क्या, मोबाइल तोड़ दिया, सामान तोड़ दिया, और सामने वाला आ गया उसका भी सर तोड़ दिया और वो बेचारा मर गया। तो इररेसिस्टिबल इंपल्स में डिफेंस नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नेचर नहीं समझ पाया, कॉन्सिक्वेंस, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया 84 हो गया, 85 हो गया। अब आइए 86 पर। 86 बड़ा अच्छा प्रोविजन है, मैक्सिमम स्टूडेंट 86 समझ नहीं पाते हैं। 86 प्रेजम्पशन की बात करता है, इसको ध्यान रखिएगा। 86 टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ प्रेजम्पशन, इसको ध्यान रखिए, कहीं लिख लीजिए, पीटी में कहीं आ जाए। 86 जनरल डिफेंस में एक ऐसा प्रोविजन है जो बात करता है प्रेजम्पशन की। देखिए, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया इंटॉक्सिकेशन की इन्फ्लुएंस में, ओके, और ऑफेंस वैसा है जो अगर आप आईपीसी में देखोगे, जिस ऑफेंस के लिए कोई पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप कल्पेबल होमिसाइड देखो, कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन से या तो आपने किसी को मारा हो या तो आपने विद नॉलेज किसी को मारा हो, दो है ना, है ना, आपने या तो विद इंटेंशन या तो विद नॉलेज मारा हो। तो आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसमें इंटेंशन और नॉलेज रिक्वायर्ड है, बेयरक्ट आप देखोगे उस ऑफेंस के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपने आइदर विद द इंटेंशन और विद द नॉलेज वो ऑफेंस कमिट किया हो। अब ये कह रहा है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो तब तक ऑफेंस ना होता जब तक विद इंटेंशन और नॉलेज ना किया होता। अ पर्सन हु डज एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as would have had if had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। देखो, इस ये कह रहा है आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसके लिए इंटेंशन और नॉलेज रिक्वायर्ड थी, ओके, आपने इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में किया। अगर आपने वो जैसे आपने खुद ही ड्रिंक किया, खुद ड्रिंक किया अपनी मर्जी से, और इंटॉक्सिकेशन अब वो किसी की वजह से भी हो, मैंने केवल ड्रिंक टर्म यूज कर रही हूँ, आप खुद ही इंटॉक्सिकेटेड हुए और उसके बाद आपने खुद ही जाके कोई ऑफेंस कर दिया, और ऑफेंस ऐसा था जिसमें नॉलेज और इंटेंशन रिक्वायर्ड थी। कल को आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि मैं आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। सेक्शन 86 प्रेजम्पशन कर रहा है, इसका पेज देखिए, यहाँ पर लिखा है as he would have had if he not have been intoxicated। ऐसा माना जाएगा, वो व्यक्ति ऐसे दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्ता में ना होता। मतलब आप इंटॉक्सिकेटेड थे, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप इंटॉक्सिकेटेड थे, आपकी लाइबिलिटी वैसे ही होगी जैसे कि आपको नॉलेज थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब अगर आपने जानबूझकर इंटॉक्सिकेशन किया अपनी मर्जी से, क्योंकि अगर विदाउट हिज विल है, विदाउट विल, विदाउट कंसेंट है, तो आपको 85 में डिफेंस, 85 में डिफेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से खुद इंटॉक्सिकेशन आपने खुद किया है अपनी मर्जी से, तो भले से काम करते समय, वो अपराध करते समय आपकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन कोर्ट क्या मानेगी, आप उसी दायित्व के अधीन होंगे जैसे कि आपको नॉलेज थी। पहले बताइए, इतना पॉइंट आपको क्लियर है सबको? मतलब आपको डिफेंस नहीं मिलेगी, ये बात समझ लीजिएगा, अगर आपने खुद से इंटॉक्सिकेशन किया। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है,
जिस ऑफेंस को करने के लिए इंटेंशन और नॉलेज दोनों रिक्वायर्ड थी। ओके, कोर्ट क्या मानेगी कि आपको नॉलेज थी, मतलब कोर्ट इंटेंशन को ड्रॉ नहीं कर रही है। समझ गए? अब क्या फर्क पड़ेगा इसका, रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा, इंटेंशन में पनिशमेंट ज्यादा होगा, नॉलेज में पनिशमेंट कम होगा। जैसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अब जब देखते हो तो आपने विद इंटेंशन किया है 304 में तो पनिशमेंट ज्यादा है, और जब विद नॉलेज किया है तो पनिशमेंट कम है। तो आपको क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि आपने ज्ञान रखते हुए काम किया और पनिशमेंट थोड़ा सा कम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रेजम्पशन ध्यान रखिएगा, बैराक पे लिख लीजिए, ये जो प्रेजम्पशन है ये रिबटेबल प्रेजम्पशन है। अगर कोर्ट ने ये प्रेज्यूम, अगर आप ये ना साबित कर पाए, ठीक है, कि आपने ये इंटॉक्सिकेशन आपको किसी और ने कराया, तो कोर्ट क्या मानेगी कि आपने खुद किया। ये प्रेजम्पशन रिबटेबल है, आप एविडेंस दे सकते हो कि सर ये इंटॉक्सिकेशन जो था वो मेरी मर्जी से नहीं था, मुझे तो नॉलेज भी नहीं थी, तो मींस दैट प्रेजम्पशन इज रिबटेबल। क्लियर है सबको? इसको ध्यान रखना। सेक्शन 86 प्रेजम्पशन की बात करता है, लाइबिलिटी आपकी वैसे ही होगी जैसे आपने पूरे नॉलेज के साथ में वो काम किया है, तो आप लाइबल रहोगे अगर आपने विद नॉलेज इंटॉक्सिकेशन, आप अगर आपने अपनी मर्जी से किया। 87 पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो आप एक चीज लिख लीजिए अपने बेयर एक्ट के ऊपर, अपने इस प्रोविजन को आसान करने के लिए और पीटी में क्वेश्चन गलत ना करने के लिए। 87, 88 और 89, यहाँ तीनों ही केसेस में जो भी ऑफेंस होता है वो विद कंसेंट होता है, विद कंसेंट। 87, 88, 89, ताकि पीटी में आप तुरंत जो डिस्टिंक्शन है इन दोनों के, तीनों के बीच में आप कर ले जाओ, आपको डिफरेंस मालूम। लिख लिया? 87, 88 और 89 यहाँ पर तीनों ही केसेस विद कंसेंट वाले हैं। अब पढ़िए, 87 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस आर डन बाय द कंसेंट। एक्ट नॉट इंटेंडेड अंडरलाइन करिए, मतलब आपने जो एक्ट किया विद इंटेंशन नहीं किया, और ना आपको नॉलेज थी कि इससे डेथ हो जाएगी, और ना आपको पता था कि इससे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी। देखो, आपने कोई एक्ट किया जिसमें ना तो आपने किसी को सा आशय मारा है, ना तो आपको मारने की जानकारी थी कि वो मर जाएगा, ठीक, ना तो आपने उसको विद इंटेंशन और विद नॉलेज ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, लेकिन सामने वाले की डेथ हो गई, तब आपकी लायबिलिटी क्या होगी? 87 कहता है नथिंग विच इज नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। आपकी इंटेंशन डेथ करने की नहीं थी, और ना तो आपकी इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट की थी, ना तो आपको नॉलेज थी, विच इज नॉट नोन बाय द डूअर। अंडरलाइन करते जाइएगा ये टर्म। ओके, is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age। अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known or by the doer। देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर का है, इसको अंडरलाइन करिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसने खुद कंसेंट दी है किसी ऐसे रिस्क को लेने के लिए, ठीक है, कोई ऐसा रिस्क वो लेता है जिसमें रिस्क है किस बात का, by reason of any harm which it may be known by the doer be likely to cause to any person who has consented to take the risk of that harm। अगर दो लोग हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, अब आपने देखा है रेसलिंग वगैरह, देखा है 18 साल से ऊपर के ही होते हैं रेसलिंग में, बताइए जान का खतरा है, ग्रीवियस हर्ट का खतरा है। अब ए और बी रेसलिंग में है, अब बी ने कंसेंट दिया, ऑब्वियसली विदाउट कंसेंट कोई जबरदस्ती तो रेसलिंग में जाता नहीं है, वो उनको पूरी जानकारी है। अब ए को पता है बी ने खुद रिस्क लिया है और अपनी कंसेंट दी है, अब ए जानबूझकर बी को मारता नहीं है, डेथ नहीं कॉज करता, लेकिन वो बस रेसलिंग है। अब मान लीजिए विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ, विदाउट इंटेंशन टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, वहां तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सॉरी अपने आप को डिफेंड करके दूसरे को अटैक करना है बस जीतने के लिए, उनको मारना नहीं होता है जान से, उनको जान से मारना नहीं है, वो मारना नहीं चाहते हैं, बस उनको वो जीतना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर बी ने कंसेंट दिया रेसलिंग के लिए और इसमें बी को अगर इंजरी कॉज हो जाती है और बाय मिस्टेक अगर बी की डेथ भी हो जाती है, ए के ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है आपको? क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने खुद कंसेंट दी है। समझ गए? सेक्शन 87 तभी लगेगा जब 18 साल से ऊपर के हो, आपने खुद कंसेंट दी हो, सामने वाले ने जानबूझकर विद इंटेंशन न डेथ की हो न ग्रीवियस हर्ट किया। 87 इसका इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, ए और जेड है तलवारबाजी के लिए, है ना। अब इसमें भी जान खतरा है, एक अम्यूजमेंट पार्क में एग्रीमेंट करते हैं
और अब देखिए इसमें भी खतरा है कि भाई अगर ये करेंगे तो दूसरे को लग सकती है ना। अब तलवारबाजी कर रहे हो अम्यूजमेंट के लिए, है ना, लोगों को दिखाने के लिए, अपने मतलब इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसमें खतरा तो है ना, दूसरे को लग सकती है तलवार। अब मान लीजिए लग गई तो क्या जो दूसरा था उसकी लाइबिलिटी बनेगी? आंसर इज नो, क्योंकि सामने वाले ने उसके लिए कंसेंट दी थी। समझ आ गया सबको? अब आइए सेक्शन 88। 88 में भी कंसेंट होता है। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, यहां पर भी आपने डेथ करने की इंटेंशन ना हो। डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ। इलस्ट्रेशन ध्यान रखिएगा आईपीसी के, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने भी इलस्ट्रेशन पढ़ाए जा रहे हैं एकदम रट के रखिएगा, एज इट इज इलस्ट्रेशन आपको मेंस, आपको पीटी और मेंस में मिलते हैं। Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. Nothing, यहाँ पर भी complete difference है, which is not intended to cause death, किसी की intention death करने की नहीं है, is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause, to be known by the doer, be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm. देखो अब इसमें अंडरलाइन करते जाइए, यहाँ भी कंप्लीट डिफेंस मिलेगा। कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, मतलब हार्म हुआ है। टू कॉज और नोन बाय द डूअर, जो एक्ट, जो डूअर है जिसके ऊपर एक्चुअली अब चार्ज लगा है, उसको पता था कि मेरे इस एक्ट से सामने वाले को हार्म हो सकता है, बट फॉर हुज बेनिफिट, लेकिन आपने वो काम एक्चुअली उसके बेनिफिट के लिए किया, गुड फेथ में किया। हु हैज गिवन अ कंसेंट, उसने कंसेंट दी थी, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखो सेक्शन 87 में भी कंसेंट दिया था, सेक्शन 88 में भी कंसेंट दिया है, डिफरेंस ये है एक। सेक्शन 87 में आपका एक्ट में कंसेंट हुई थी और जिसने कंसेंट दी थी उसमें रिस्क था, उसने रिस्क लिया था हार्म का। 88 में ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति, इसमें डॉक्टर्स वगैरह के एग्जांपल आते हैं, सर्जन वगैरह की, जैसे कोई सर्जन आपकी सर्जरी करेगा तो ये बट ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी पर कट आएगा, जहां भी सर्जरी होगा मतलब आपको हार्म तो होगा, लेकिन ये हार्म क्यों किया गया है? फॉर द बेनिफिट, इसको अंडरलाइन करिए, फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ, ये इसका कीवर्ड और क्रक्स है सेक्शन 87 और 88 में डिफरेंस का। फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ, अब जिसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में काम किया गया है अगर, एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट, और आप जब सर्जरी वगैरह कुछ भी कराते हो, है ना, तो आप कंसेंट देते हो ना, तो आपने कंसेंट दी, सामने वाले ने एक्ट किया जिससे आपको हार्म हो सकता था, उसकी डॉक्टर की इंटेंशन सर्जरी करके आपको ना मारना था ना ग्रीवियस हर्ट करना था, बल्कि उसकी इंटेंशन आपको प्रोटेक्ट करना था, आपके बेनिफिट के लिए सर्जरी किया गया। अब मान लीजिए इसमें बाय मिस्टेक अगर डेथ हो जाती है तो 88 में वो प्रोटेक्शन ले सकता है। क्लियर है सबको? तो 87 में भी कंसेंट है, 88 में भी कंसेंट है। आप पीटी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे 87 का मैटर है 88 का? 88 में लाइन लिखी होगी, जरूर लिखी होगी इलस्ट्रेशन में, कि ये एक्ट उसके बेनिफिट के लिए किया गया। 87 में बेनिफिट के लिए नहीं किया जाता है, 87 में तो अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रिस्क लेता है, जो विक्टिम होता है उसने रिस्क लिया होता है, यहाँ पर विक्टिम अपने बेनिफिट के लिए कंसेंट देता है। क्लियर है दोनों में? इलस्ट्रेशन देख लें इसका। A surgeon knowing that particular operation is likely to cause death of Z, कई बार हम ऑपरेशन करते हैं, कैंसर वगैरह के ऑपरेशन हो गए, हार्ट बाईपास सर्जरी हो गई, कई बार रिस्क होता है कि ये पर्सन बच भी सकता है और इसकी डेथ भी हो सकती है, रिस्की होता है। Who suffers under a painful complaint, लेकिन उसको इतनी तकलीफ है कि उसके बेनिफिट के लिए ऑपरेशन करना है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज Z। अब डॉक्टर की इंटेंशन तो नहीं है ना कि Z को मार जाए, एंड नथिंग एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ Z's बेनिफिट, अब उस Z के बेनिफिट में गुड फेथ में ऑपरेशन करता है विद Z's कंसेंट, है ना। A has committed no offense। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? ए ने कोई इसको आप लोग खूब रिवाइज करिएगा। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 89। सेक्शन 89, सेक्शन 89 में यहां पर भी कंसेंट होती है। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट, देखो ये लाइन कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन। यहां पर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, यहाँ बात हो रही है चाइल्ड की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो सेन नहीं है, इनसेन है, मेंटली फिट नहीं है, और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। ये कह रहा है कोई भी अपराध नहीं होगा अगर वो आपने
किसी 12 साल से कम उम्र के व्यक्ति के भले के लिए किया है। अंडरलाइन करिएगा ये कीवर्ड्स। पढ़ाना मेरा काम है, याद करना आपका काम है, ठीक। फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 ईयर्स। अगर वो 12 साल से कम का है, देखो 89 में, 87 में कुछ नहीं लिखा था ऐसा, 89 में जो 87 89 में जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया, 87 और 88 में। 89 में 12 साल से कम की उम्र के व्यक्ति के फायदे के लिए, या तो अनसाउंड माइंड के लिए, और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। अब देखो इंसेन व्यक्ति का कंसेंट तो होगा नहीं, तो कंसेंट किसकी लेनी पड़ेगी? गार्जियन की लेनी पड़ेगी ना, गार्जियन की लेनी पड़ेगी। जी मैम। Is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or known by the doer to be likely to cause that person। ये कह रहा है अगर किसी 12 साल से कम के लिए या किसी इंसेन व्यक्ति के फायदे के लिए आपने कुछ काम किया, ठीक, आपने वो काम गुड फेथ में किया, मतलब उस समय वो काम पूरे केयर कॉशन के साथ किया गया, उस बच्चे या इंसेन के बेनिफिट के लिए किया गया, उस पर कंसेंट थी उसके गार्जियन वगैरह की, भले से इस काम को करते समय आपसे कुछ भी हो गया हो, आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने ये काम कंसेंट के साथ किया, गुड फेथ में किया और बेनिफिट के लिए किया। बताइए कोई प्रॉब्लम है? क्लियर कट डिफरेंस आपको समझ आ रहा है 87, 88 और 89 में? 88 में उसके बेनिफिट के लिए होता है। अब आप 88 और 89 में कल को कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि 88 में भी बेनिफिट है, 89 में भी बेनिफिट है, लेकिन फिर नहीं कंफ्यूज हो गए। 89 बात कर रहा है चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर या इंसेन व्यक्ति के लिए, और 88 नॉर्मल बात कर रहा है किसी और व्यक्ति के लिए। 88 में कंसेंट उसी व्यक्ति ने दी होती है जिसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, 89 में कंसेंट गार्जियन की आती है। क्लियर है? आगे बढ़ू? कंफ्यूजन है कोई? नो मैम। नो मैम। अमित जी आपको कुछ कंफ्यूजन है क्या? मुझे लग रहा है जी मैम 88 थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 88 समझ में नहीं आ रहा है। देखो हाँ 88 में थोड़ा मैम दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, कोई मतलब बात जैसे नहीं। क्वेश्चन ये बन रही है कि जैसे 88 में अगर किसी ने कंसेंट दी है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है और उसके बाद वो डॉक्टर की गलती है, वहां पे बाय मिस्टेक उन्होंने जैसे ऑपरेशन करना था तो जितना उनको घाव होना चाहिए था, जितना उनको कट करना था, उससे ज्यादा उन्होंने कट कर दिया, इंजरी अधिक आ गई और उसके बाद वो केस आता है, कोई तो बात नहीं, यहाँ पर क्या होगा? आएगा ही नहीं इसमें। अब आप देखो 88 में मैंने पहले ही बताया, अंडरलाइन दैट टर्म इन गुड फेथ। ओके, इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ये प्रूव करना किसको पड़ेगा? डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने ज्यादा कट लगाया, डॉक्टर की गलती, डॉक्टर को 88 में आएगा ही नहीं मैटर। ओके, ये मैटर 88 में आएगा ही नहीं। 88 में तो आपको तभी डिफेंस मिलेगा जब डॉक्टर ये साबित करे, ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ 105 एविडेंस में डॉक्टर के ऊपर है। डॉक्टर साबित कर दे कि भाई आई हैव एक्टेड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, मैंने पूरी सावधानी से काम किया, मेरी जगह कोई भी डॉक्टर होता ऐसे ही काम करता, और मैंने उसके गुड फेथ में काम किया, मैंने उनसे कंसेंट भी ले ली, बट फिर भी हो गया, फिर मिलता है डिफेंस 88 में। गलती के लिए नहीं, फिर तो नेग्लिजेंस आ जाएगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस या सिविल नेग्लिजेंस। ओके, आप 304A में भी लायबल हो सकते हो अगर डेथ हो गई। ओके, ठीक है मैम, ओके मैम, ओके। हाँ, अभी हमारा 89 आपको समझ आया। 87, 88 और 89 में आप लोग को डिफरेंस क्लियर है? पीटी में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आप चार्ट बना लेना इस क्लास के बाद, ओके, जैसे मैंने बताया है। और 89 के जो प्रोविजो है, इसके प्रोविजो आप पढ़ लीजिएगा, बता रही हूँ मैं। 89 में भी क्या होता है, बस चाइल्ड और इंसेन वाला ध्यान रखना, इसके प्रोविजो वगैरह हैं। आपको 89 में डिफेंस तभी मिलेगा जब आपने विद इंटेंशन किसी की डेथ ना करना चाहो हो। इसके एक्सेप्शन याद कर लीजिएगा, चार प्रोविजो हैं। 89 में तभी केवल बेनिफिट मिलेगा जब सामने वाला जानबूझ के डेथ ना कर रहा हो, सामने वाला जानबूझ के ग्रीवियस हर्ट ना कर रहा हो। ओके, अबिटमेंट ना, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्लॉज ध्यान रखिएगा, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबिटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। जैसे अगर आप ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो किसी को जानबूझ के, तो 89 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अगर आप जानबूझ के किसी की डेथ कर रहे हैं तो 89 में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई अबेटमेंट भी कर रहा है इसका, तो भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। ओके, तो इसके इलस्ट्रेशन भी बहुत इजी है। एक इलस्ट्रेशन, इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज कंसेंट चाइल्ड हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ surgeon knowing it to be likely that operation will cause the child's death
but not intended to cause child's death, is with the exception. बताइए इस exception में आ जाएगा है कि नहीं? A जो है good faith, आपको good faith जरूर बताना है child के benefit के लिए. Even without his child's consent, has his child cut for the stone by surgeon, knowing it to be likely that the operation will cause the child's death, but not intending to cause the child's death, is within this exception, inasmuch as his object was to cure the child. एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऊपर देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा है, एक बार पढ़िए 98. Nothing which is done in good faith for the benefit of person under 12 years of age, unsound mind, by or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of the person, is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause. Okay, जिससे हो सकती थी इंजरी, लेकिन आपकी इंटेंशन इंजरी कॉज करने की नहीं थी. आपने यहाँ पर उसके गुड फेथ के लिए काम किया हो. बेनिफिट तभी मिलता है अगर आपने जानबूझकर सामने वाले को इंजरी कॉज करना चाहा हो या डेथ वगैरह, तो आपको नहीं मिलता है. नेक्स्ट हम लोग है, कल हमारा ये पूरा हो जाएगा 106 तक. ओके, तो कल हम लोग पूरा ये एक्सेप्शन भी कर लेंगे सारे. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग की कोर्ट वगैरह भी होगी. ठीक है, समझ आ रहा है सबको बढ़िया से? मैं बहुत पढ़ा रही हूँ क्योंकि इतनी भी स्पीड कराने का कोई मतलब नहीं है कि आप कर ही ना पाओ क्वेश्चन. ये एरिया टफ है और यहाँ से क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं. ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं. बाकी प्लीज आप लोग पढ़िए, अपना शेड्यूल बनाइए, और मेरी गारंटी है कि पीटी में क्वेश्चन में जितना मैं पढ़ाऊंगी वहीं से आएंगे. अब आपको एश्योर करना है कि आपको पीटी निकालना है कि नहीं. आपके ऊपर बर्डन तो है नहीं. देखिए हम लोग इस एज में है कि अब हमारे ऊपर माँ बाप का प्रेशर नहीं है, हमारा प्रेशर सेल्फ क्रिएटेड है. ओके, हम जानबूझ के आए हैं इसमें, और अगर हम जानबूझ के आए तो फिर हमें निकालना है एट एनी कॉस्ट. क्योंकि अब या तो हम ऑलरेडी या तो किसी कहीं ना कहीं सेटल्ड है सब कोई किसी प्रैक्टिस में, या कोई अब हमारे पीछे कोई भी रीजन हो सकता है. अब आप ये ध्यान रखिए, आपके कोलीग्स सिलेक्ट हो गए हैं, आपके साथ के लोग सिलेक्ट हो गए थे सबऑर्डिनेट में पहले ही, आप नहीं हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इस टाइम सिलेक्ट हो गए, और जो आपके साथ के लोग तब सिलेक्ट हो गए थे ना, आप एक बार में ही उनसे ऊपर चले जाओगे. क्या कि नहीं? आप सीधे एचजीएस से उनसे ऊपर हो जाओगे. जो बीच का टाइम गैप था पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा. तो आप लोग प्लीज मेहनत करिए, केवल 3 महीने हैं, और इन 3 महीनों को एकदम भूल जाइए सब कुछ. ये 3 महीने एकदम गुम हो जाइए और केवल पढ़िए, और विदाउट मतलब बिना शो ऑफ किए, पता भी ना चले दूसरे को कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो. इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, इनका फर्क पड़ता है. बिना किसी को बताए हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पढ़िए, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, डिस्ट्रैक्शन कम से कम करिए. एक बार पीटी निकल गया तो फिर आप मेंस का फिर जो अप्रोच होता है आप लोग को बताएंगे मेंस में कैसे क्या करना है. अभी तो आप लोग को पीटी का ही अप्रोच रखना है. तो प्लीज पढ़िए 6-7 घंटे, खूब बैरक पे कमांड करिए. ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं. ओके, थैंक यू मैम. Okay, ma'am. Thank you. ओके मैम. बाय. बाय बाय.